नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका। आज का टॉपिक हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज और इम्पैक्ट पैरामीटर। इन दोनों टॉपिक को हम ओवरव्यू देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछते नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मैं पूरा फिजिक्स आपको ना यहाँ पे कॉस्मोलॉजी से लेके ना क्लासिकल मैकेनिक्स तक सब पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो रदरफोर्ड थे ना, उनके दो शिष्य थे, एक का नाम गेगर था, एक का नाम था मार्स्टन। तो रदरफोर्ड के कहने पर ही इन दोनों ने ना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यदि आपको भी ध्यान हो, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इन्होंने अब ये रदरफोर्ड के कहने पर ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया ताकि एक रफ आइडिया लिया जा सके कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिटरमाइन करने का मात्र एक मकसद यही था कि न्यूक्लियर साइज को हम एस्टिमेट कर सके, एक अंदाज़ा लगा सके कि न्यूक्लियर साइज है कितना। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की जब बोम्बा, ये हमारे पास देखो न्यूक्लियस हो गया और ये एरिया वो एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब जब अल्फा पार्टिकल जो होता है ना हमारे पास, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम ही तो होता है। ये देखो, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग जो की थी ना वो किसी कारणवश पता नहीं क्या हुआ, उसमें चली नहीं वो, तो ये पहले का लिखा हुआ है। तो देखो हीलियम एटम, देखो क्या है मेरे पास, हीलियम डबली आयनाइज्ड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे ना तो उसके पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल बनता है हमारे पास। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हीलियम एटम होता है ना, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, उसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो उसके पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो न्यूक्लियस के वो जब क्लोज जाएगा, ये हमारे पास हेड ऑन कोलिजन है यहाँ पे, तो इस रीजन से आगे नहीं जा पाएगा। और जो ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस की सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से, इसे ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब देखो जो ये पी पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी होगी, क्यू पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी होगी। अब ध्यान से देखने वाली बात देखो, ये क्या है, क्यू पॉइंट पे ना अल्फा पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यू पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगी, देखो क्यू पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कुछ होती तो आगे जाता, लेकिन आगे नहीं जा रहा, रिपल्सन के कारण पीछे आ रहा है ना। हेड ऑन कोलिजन में ये बिल्कुल जैसे आया था वैसे चला जाएगा यहाँ पे। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होती तो आगे जाता, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो क्यू पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया। जो मेरा पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर यहाँ पे देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी क्यों नहीं है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अब जितना ज़्यादा दूर होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता भी क्या, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसकी शेप साइज के कारण या उसकी पोजीशन के कारण होती है। और पी पॉइंट तो काफ़ी दूर है अल्फा पार्टिकल्स, वो न्यूक्लियस से, अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक मैं डिटेल्ड अप्रोच भी यहाँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हो गया, जैसे मैंने बताया 2 प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर तो प्लस ई चार्ज होता है, ये आ गया। न्यूक्लियस पर जेड ई हो गया, जेड प्रोटॉन से न्यूक्लियस के अंदर, तो जेड ई चार्ज हो जाएगा। तो कंजर्वेशन एंड लॉ के हिसाब से जितना एनर्जी पी पर होगा उतना ही एनर्जी क्यू पर होना चाहिए हमारे पास। पी पर एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक, क्यू पर भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यू पॉइंट पर जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी नहीं है, होती तो कुछ आगे जाता, लेकिन नहीं है तो जीरो हो गया। और ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिंपली क्या होती है, देखो ये के हो गया, के का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/4πε0। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ हो गया। अब इसका देखो यूनिट हमारे पास कितना है, यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस C माइनस के 2। अब आर नोड जो मेरे पास है यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसको मैं इधर लेके गया, ये सीधा डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास के अल्फा।
ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है 1/2 mv², ये होता है ना 1/2 mv²। अब देखो mv² तो यहीं रह गया नीचे ये, और 2 ऊपर चला गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे लेक्चर, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो क्लियरली एक बात देखो, यहाँ से देखो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जैसे मैंने बताया मकसद क्या था, मेन ये मकसद था पता करने का कि रफली न्यूक्लियस का साइज कितना है। बस यही आइडिया मैं आपको देने के लिए मैंने इसको बताया है। तो देखो जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन आर नोड से तो कम ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल, देखो हम अल्फा पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखेंगे, के का वैल्यू लिखेंगे, हम आर नोड की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया, ठीक है ना। अब साफ साफ पता चल रहा है, देखो न्यूक्लियस का साइज तो ये है, हम स्वाभाविक सी बात है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि इससे तो कम ही है न्यूक्लियस का साइज। एक आइडिया हमें मिल गया। तो मेन मकसद यही था इस एक्सपेरिमेंट का। तो जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो स्मॉलर है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, ठीक है। अगला टॉपिक देखो हमारा क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। अब देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर ना एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से। और किस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस? वेलोसिटी वेक्टर पे। किसका वेलोसिटी वेक्टर? अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को आप दोनों एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो यहाँ पे। अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे मैं बात करूँ, इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं पहले, फिर उसको बताता हूँ मैं। देखो ये न्यूक्लियस हो गया मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस, ये वेलोसिटी वेक्टर तो ये है ना अल्फा पार्टिकल का, तो न्यूक्लियस से ये लाइन जा रही है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? b होगी। यही मेरे पास क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर है, न्यूक्लियस से वेलोसिटी वेक्टर पर, ठीक है। समझ में? अब देखो यहाँ आप यदि आप गौर से देखो, ये मेरे पास इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे मैं मेज़र करूँगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर देखो मेरा कितना ज़्यादा है ना। ये तो है मेरे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ देखो मेरे पास इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो मेरा ये है ना। समझ में आया या नहीं? अब तो जितना ज़्यादा दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा। तो ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब देखो क्या है, अल्फा पार्टिकल दूर है न्यूक्लियस से, यानी उस न्यूक्लियस उस पर इतना फोर्स नहीं लगाएगा, वीक रिपल्सन होगा, तो अनडेविएटेड निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट अनडेविएटेड निकल जाएगा। जितना कम होगा उतना ज़्यादा उतना न्यूक्लियस के पास होगा, उतना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगा। जब बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन की, ठीक है। देखो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा हमारे पास, हेड ऑन कोलिजन में जो पार्टिकल होगा ना, सीधा ऐसे गया और ऐसे आ गया। तो हमने जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला है ना, हेड ऑन कोलिजन के लिए निकाला है। हम जब हेड ऑन कोलिजन ना हो तो तब भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। वो एक जनरलाइज्ड वे है, वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन में देखो इम्पैक्ट पैरामीटर तो हमारा जीरो ही हो गया ना, क्योंकि जब पार्टिकल देखो अब बिल्कुल ऐसे आएगा, पार्टिकल हमारा ऐसे यदि ट्रेवल करेगा तो, और ऐसे आ जाएगा, तो बी का वैल्यू तो जीरो हो गया ना। तो इस केस में बी का वैल्यू जीरो होगा। थीटा कितना हो गया हमारे पास? 180 डिग्री हो गया। तो हेड ऑन कोलिजन में इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होता है हमारे पास? इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो होता है। और स्कैटरिंग एंगल कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, नोट। देखो अब जो ट्रेजेक्ट्री है ना अल्फा पार्टिकल की, हमने देखा हेड ऑन कोलिजन में स्ट्रेट लाइन से गया था, स्ट्रेट लाइन से आ गया। न्यूक्लियस के पास होगा तो कम डेविएटेड होगा, तब ट्रेजेक्ट्री देखा। न्यूक्लियस से दूर होगा अल्फा पार्टिकल, हमने तब भी देखा कम डेविएशन होगा, तो तब भी ट्रेजेक्ट्री देखा। तो जो ट्रेजेक्ट्री है ना अल्फा पार्टिकल की, दो चीज़ें डिटरमाइन कर रही हैं। एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर डिटरमाइन कर रहा है, दूसरा नेचर ऑफ द पोटेंशियल फील्ड। अब नेचर के पोटेंशियल फील्ड का देखो, यदि रिपल्सिव पोटेंशियल फील्ड होगा तो पार्टिकल रिपल करेगा, अट्रैक्टिव पोटेंशियल फील्ड होगा तो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों ही केसेस में ट्रेजेक्ट्री अलग अलग आएगी। समझ में आया? क्योंकि रिपल्सिव केस में दूर भगा देगा, तब ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या होगी? सपोज ऐसे आएगी, ये कोई पार्टिकल है, रिपल्सिव केस में ट्रेजेक्ट्री देखो ऐसे आ रही है। समझ में आया? और मान लो कोई पार्टिकल है, अट्रैक्टिव केस है, तो कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो उसे अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा।
तो इस केस में ट्रेजेक्ट्री अलग आ रही है। तो नेचर पर डिपेंड करता है पोटेंशियल फील्ड का ट्रेजेक्ट्री कैसा है, और इम्पैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करता है। ठीक है। रदरफोर्ड डिड्यूस्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर एज बिलो। अब देखो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधा तुमसे एग्जाम में ये पूछेगा, डेरिवेशन इसका नहीं पूछेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन में इसका जरूर कराऊंगा जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। अब ध्यान रख देना, देखो बी जो मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर है KZE² कोट थीटा अपॉन 2 K अल्फा। के अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की। अब एक बात ध्यान से देने वाली, देखो के का वैल्यू हमने 1/4πε0 रख लिया, के अल्फा 1/2 रख लिया। अब एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जरूरी नहीं है, देखो हमारे पास एक तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल था और न्यूक्लियस था। अब जरूरी नहीं है अल्फा पार्टिकल हो कोई और दूसरा पार्टिकल हो, देखो उस केस में मेरे पास देखो मैं क्या लिखूंगा, के हो जाएगा, जो दूसरा पार्टिकल होगा उसका चार्ज आ जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कोट थीटा अपॉन में 2 अपॉन में। अब वो जो दूसरा पार्टिकल है ना उसके यहाँ पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कोई डाउट है यहाँ तक? उम्मीद है डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ बोर एटम, तो सॉरी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया जाएगा। फिर हम स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम भी डिस्कस करेंगे, जो यूपीएससी जियोफिजिस्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईएएस फिजिक्स ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना। तो ये जो, और आईआईटी एग्जाम में तो पूछता है, आईआईटी एग्जाम में बोर से ही क्वेश्चन आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, और से कहीं से क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। ठीक है। देखो हम ज़्यादा बकवास करते नहीं हैं, सीधा स्टडी करते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा उसकी अगली वीडियो में टॉपिक स्टार्ट होने से पहले उस चीज़ को मैं डिस्कस कर सकूँ। ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ना मत भूलना। देखो मैं ज़्यादा चीज़ें बोलता नहीं लाइक सब्सक्राइब के बारे में ना, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। बस मैं आपको ना एक कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ, जो आपको मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ये किताबों में भी बहुत ही कम चीज़ें आपको मिलेंगी, आगे चल के जो जो नई नई चीज़ें मैं आपको कराऊँगा। ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।